एल्कलाइन अर्थ मेटल आपका सेकेंड ए होता है, या मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में इसको सेकेंड ग्रुप बोलते हैं हम लोग। ये मेंडलीव पीरियोडिक टेबल में है और ये मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में है। इसमें एलिमेंट होते हैं बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रॉन्शियम, बेरियम एंड रेडियम। ये जो लास्ट वाला होता है ये रेडियो एक्टिव होता है, और जो फर्स्ट वाला होगा उसका रेडियस बहुत कम होगा, छोटा होगा। और दूसरी चीज इसमें होगी, रेडियस बहुत कम है, साइज बहुत छोटा है। दूसरा, डी ऑर्बिटल एब्सेंट है। इसकी वजह से इसकी जो प्रॉपर्टीज होंगी वो सारे बाकी सबसे डिफरेंट होंगी। बहुत सारी प्रॉपर्टीज मिलेंगी भी, लेकिन कुछ प्रॉपर्टीज डिफरेंट होंगी। यहाँ तक बात क्लियर होती है सबको? तो फर्स्ट नंबर पे सबको पता होना चाहिए कि कौन कौन से एलिमेंट प्रेजेंट होते हैं इसमें। दूसरी बात, इनको एल्कलाइन अर्थ मेटल क्यों बोला गया? इनको एल्कलाइन अर्थ मेटल इसलिए बोला गया था, एल्कलाइन तो इसलिए बोला गया क्योंकि इनके जो ऑक्साइड थे, ऑक्साइड ऑफ दीज एलिमेंट आर एल्कलाइन इन नेचर, बेसिक थे वो। जब चेक किया गया तो इनके जितने भी एलिमेंट है सबके ऑक्साइड बेसिक थे नेचर में, इसलिए इसको बोला गया एल्कलाइन। अर्थ मेटल इसलिए बोला गया क्योंकि ये अर्थ क्रस्ट से मिलते थे, अर्थ क्रस्ट से निकाले गए थे। इसलिए इनको हम लोग बोलते हैं एल्कलाइन अर्थ मेटल। क्लियर है बात? उसके बाद अगर बात करें हम लोग कि कौन सा किस ओर के, ओर बहुत पूछे जाते हैं। ओर आपके मेटलर्जी में आता है, चैप्टर नंबर 5 और 6 है 12th में, ठीक है। लेकिन इसको 11th के जो आपके कंपाउंड है, एस ब्लॉक के, पी ब्लॉक के, उनसे कंबाइन करके पूछ लिया जाता है कि किस एलिमेंट का कौन सा ओर होगा। जैसे अगर हम बात करें कि बेरिलियम का कौन सा ओर होगा, बेरिलियम का कौन सा मिनरल होगा, किस फॉर्म में बेरिलियम प्रेजेंट होता है नेचर में, तो एक ओर होता है जिसको हम बोलते हैं बेराइल। इसका फॉर्मूला होता है Be3Al2Si6O18। अब 3-4 फॉर्मूले दे दिए जाएंगे बेरिलियम के ओर के लिए, और आपको क्या करना होगा, उसमें से सेलेक्ट करना होगा। इस तरीके के क्वेश्चंस फॉर्म होते हैं। इसके बाद एक और ओर है जिसको हम बोलते हैं फिनेसाइट। ये बेरिलियम का सिलिकेट होता है, Be2SiO4। ये भी सिलिकेट है, लेकिन ये इसको अगर हम बोले तो इसको हम बोल सकते हैं एल्यूमिनोसिलिकेट, क्योंकि इसमें एल्यूमिनियम भी प्रेजेंट है, बेरिलियम का एल्यूमिनोसिलिकेट। और ये जो है फिनेसाइट, ये आपका बेरिलियम का सिलिकेट है, Be2SiO4। क्लियर होती है बात इतनी? इसके बाद अगर हम बात करें कि मैग्नीशियम कहाँ पे प्रेजेंट होता है, ये सल्फेट, कार्बोनेट के फॉर्म में प्रेजेंट होगा, सिलिकेट के फॉर्म में भी प्रेजेंट होता है, और सी वाटर में इसकी प्रेजेंस देखी जाती है। फिर उसके बाद हम बात करें कैल्शियम की, तो कैल्शियम में कैल्शियम प्रेजेंट होता है, एक इसका कंपाउंड है जिसको हम बोलते हैं जिप्सम। फॉर्मूला पूछा जाता है जिप्सम का, CaSO4.2H2O। नीट का फेवरेट क्वेश्चन है, CaSO4.2H2O, ये होता है आपका जिप्सम। और अगर इसका एनहाइड्रस फॉर्म बना दिया जाए, एनहाइड्रस का मतलब वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन जो ये है, ये हटा दिए जाए,
तो इसको एक दूसरा नाम देते हैं, बोलते हैं एनहाइड्राइट। ये होता है CaSO4। एक आपने देखा होगा इस CaSO4 को जब हम हीटअप करते हैं, ये जो जिप्सम है इसको जब हम हीटअप करते हैं तो ये बन जाता है CaSO4.12H2। इसको हम लोग बोलते हैं POP। POP का मतलब होता है प्लास्टर ऑफ पेरिस। आपने वो देखा है, हाँ, प्लास्टर वगैरह अगर ब्रेक हो जाता है आपका, कहीं पे क्रैक आ जाता है बोन्स वगैरह में, प्लास्टर लगाते हैं ना डॉक्टर, तो उसमें यूज़ करते हैं POP को। ठीक है, वाइट कलर का होता है। जैसे ही इसमें वाटर ऐड किया जाता है वो हार्ड सब्सटेंस बन जाता है। तो कुछ जिनके प्लास्टर वास्टर लगा होगा उनको पता होगा कैसे लगता है, क्या किस तरीके का पाउडर मिक्स करते हैं, फिर उसको वाटर के साथ मिक्स किया जाता है, वो बहुत जल्दी से एक हार्ड सब्सटेंस में कन्वर्ट हो जाता है। तो वो जो सब्सटेंस यूज़ करते हैं वो होता है POP, प्लास्टर ऑफ पेरिस। कैल्शियम की अगर और बात करें तो कैल्शियम का एक और होता है जिसको बोलते हैं फ्लोराइट, या इसी को बोलते हैं फ्लोस्पार, CaF2। एक होता है फ्लोरोपेटाइट। ये फ्लोरोपेटाइट पूछा गया एक दो बार। इसमें कैल्शियम फॉस्फेट होता है Ca3PO4 होल ट्वाइस, और इसके साथ एडअप होता है CaF2। इस पूरे कॉम्बिनेशन को फ्लोरोपेटाइट बोलते हैं। ये कैल्शियम के ओर है। कैल्शियम का एक और ओर है जिसको हम लोग बोलते हैं CaCO3। ये बहुत लाइमस्टोन बोलते हैं, नेचर में बहुत ज़्यादा अमाउंट में प्रेजेंट है। फिर उसके बाद बात की जाए अगर स्ट्रॉन्शियम की, तो स्ट्रॉन्शियम में आपके एक होता है सिलेस्टाइट, इसको बोलते हैं SrSO4, स्ट्रॉन्शियम सल्फेट। इसके बाद होता है एक जिसको हम बोलते हैं स्ट्रो, ये पूछा गया है कभी किसी एग्जाम में, मेंस में था या किसी में था, नीट में था, स्ट्रोंटियनाइट, SrCO3। तो याद रखेंगे सिलेस्टाइट जो है वो Sr का SO4 है, मतलब सल्फेट है, और स्ट्रोंटियनाइट जो है वो Sr का कार्बोनेट है। फिर उसके बाद बेरियम की अगर बात करें तो बेरियम BaSO4 के प्रेजेंट की फॉर्म में प्रेजेंट होता है, उसको हम लोग बोलते हैं बेराइट्स। बेरियम की बात करें तो BaSO4 की फॉर्म में प्रेजेंट होता है, बोला जाता है बेराइट्स। रेडियम जो होगा वो रेडियो एक्टिव होता है, रेडियो एक्टिव रेज निकलती हैं और कंटिन्यूसली डिग्रेड होता रहता है, इसलिए रेडियम की बात हम लोग तो यहाँ पे करते ही नहीं है। रेडियम की कोई भी प्रॉपर्टीज इनसे मिलती जुलती नहीं होंगी, इसलिए इसकी बात नहीं की जाती। अब फर्स्ट अगर हम बात करें तो सबसे पहली बात की जाती है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की। तो कैसा कॉन्फ़िगरेशन होगा, कोई बताना चाहेगा? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन NH2 होगा, है ना। लास्ट जो शेल होगा उसमें S में 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, NH2। जैसे बेरिलियम की बात करो तो 4 एटॉमिक नंबर होता है, तो इसका कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 हम लोग करते हैं। मैग्नीशियम की बात करो तो एटॉमिक नंबर 12 होता है, तो इसका करते हैं हम 1s2 2s2 2p6 3s2, यही तो करते हैं। ऐसे ही नीचे जाते जाएंगे तो हम लोगों को बेरिलियम, मैग्नीशियम, इसके बाद कैल्शियम का 20 होता है, तो यहाँ करोगे तो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6, और कितना होगा आपका 4s2। हो गए 20 हो गए, देख लो।
तो ऐसे नीचे जाते जाएंगे तो हम देखेंगे क्या कि लास्ट में एस में आपके 2 इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं। यहाँ पे 2s2 है, फिर 3s2 आएगा, फिर 4s2 आएगा, फिर उसके बाद 5s2 मिलेगा आपको। ये बेरिलियम है, बेरिलियम मैग्नीशियम कैल्शियम, फिर उसके बाद स्ट्रोंशियम आ जाएगा, फिर बेरियम आ जाएगा, फिर रेडियम आ जाएगा। तो स्ट्रोंशियम में लास्ट में 5s2, बेरियम में अगर देखो तो 6s2 मिल जाएगा, रेडियम में देखो तो 7s2 मिल जाएगा। तो कुल मिला के बात इतनी है कि लास्ट शेल का कॉन्फ़िगरेशन अगर हम देखें तो NS2 होगा। इसके बाद सेकेंड बात की जाए कि इनका आपका एटॉमिक रेडियस कैसा होगा। अब हमें तो ये पता है कि अगर ग्रुप में डाउन जाते हैं हम लोग, टॉप टू बॉटम आते हैं, तो टॉप टू बॉटम जाने में क्या होता है, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम, रेडियम, यही तो है। तो टॉप टू बॉटम में अगर जाएंगे तो यहाँ पे 2 शेल्स हैं केवल, फिर 3 शेल्स हो जाएंगे, फिर 4 शेल्स हो जाएंगे, 5 शेल्स हो जाएंगे। ऐसे शेल्स का नंबर क्या होगा, इंक्रीज करता जाएगा। यहाँ पे 6 होगा, यहाँ पे 7 होगा। शेल जैसे जैसे बढ़ेगा तो यहाँ पे मान लो केवल 2 शेल्स हैं, फिर 3 हो गए। तो ऐसे ऐसे साइज क्या होगा, इंक्रीज करेगा। एटॉमिक रेडियस टॉप टू बॉटम में इंक्रीज करती है, किसी भी ग्रुप में ऐसा ही होता है इन जनरल। तो टॉप टू बॉटम में रेडियस इंक्रीज करेगी अगर आप ग्रुप के अंदर मूव करते हो। ठीक है। पीरियोडिक टेबल के लेफ्ट साइड में होते हैं ये, इसलिए इनका रेडियस अच्छा खासा बड़ा होता है। पीरियोडिक टेबल के कहाँ पे होते हैं, लेफ्ट साइड में है ये, तो रेडियस लार्ज होता है इनका। लेकिन अगर फर्स्ट ग्रुप से कंपेयर करोगे आप, फर्स्ट ग्रुप जो है जिसको हम क्या बोलते हैं, एल्कली मेटल, अगर इनसे हम कंपेयर करेंगे तो हमें पता है कि लेफ्ट टू राइट जब जाते हो पीरियोडिक टेबल में तो रेडियस डिक्रीज होती है ना। लेफ्ट टू राइट जाएंगे, इधर से इधर जाएंगे तो रेडियस डिक्रीज करेगी। यहाँ पे फर्स्ट ग्रुप है, फिर सेकेंड ग्रुप है, तो फर्स्ट ग्रुप के कंपैरिजन में इसका रेडियस कम होगा, लेकिन अच्छा खासा बड़ा तो होता ही है। अगर अदर राइट वालों के से कंपेयर करोगे तो इसका रेडियस बड़ा होता है, लेकिन फर्स्ट ग्रुप से अगर कंपेयर करोगे तो फर्स्ट ग्रुप के कंपैरिजन में कम होगा। क्लियर। तो रेडियस ऑफ फर्स्ट ग्रुप ये आपका ज़्यादा होगा रेडियस ऑफ सेकेंड ग्रुप के कंपैरिजन। बाकी अच्छा खासा बड़ा तो होगा ही होगा। मतलब जैसे आप बोलो कि कोई चीज़ 100 है और कोई चीज़ 90 है, तो 90 भी अच्छा खासा एक बड़ा नंबर है और 100 भी एक बड़ा नंबर है। लेकिन अगर दोनों को कंपेयर करो 100 और 90 को, तो 100 और 90 में तो 100 ही ज़्यादा बड़ा होगा ना। तो सपोज अगर आपका एल्कली मेटल का 100 है और एल्कलाइन अर्थ मेटल का 90 है, बाकी जो उधर वाले राइट साइड वाले हैं पी ब्लॉक के जो मिलते हैं हमें एलिमेंट, उनका काफ़ी कम होता है इनके कंपैरिजन में। क्लियर। नेक्स्ट अगर हम बात करें, नेक्स्ट प्रॉपर्टी होती है आयनाइजेशन एंथैल्पी की बात कर रहे हैं। अब आयनाइजेशन एंथैल्पी होती क्या है, जल्दी से बता दीजिए हेमांग। हेमांग बताएंगे। किस स्टेट से निकालने के लिए, फिर से बताइए। और कोई बताना चाहेगा। आयनाइजेशन एंथैल्पी या आयनाइजेशन एनर्जी क्या होती है जी। हाँ, आयनाइजेशन एनर्जी क्या है, आयनाइजेशन एनर्जी है कोई, अगर आप सिंगल एटम ले लो जिसको हम आइसोलेटेड बोलते हैं और गैसियस स्टेट में हो,
तो आइसोलेटेड गैसियस एटम से अगर आपको एक इलेक्ट्रॉन रिमूव करना है तो जितनी एनर्जी आप रिक्वायर्ड है उसके लिए, उसको बोलते हैं आयनाइजेशन एनर्जी। क्लियर हुई बात? जैसे मान लो बेरिलियम है, बेरिलियम से हमें एक इलेक्ट्रॉन निकालना है, ये गैसियस एटम है और एक है, सिंगल है, आइसोलेटेड बोलते हैं इसीलिए। इस गैसियस एटम से अगर हमको एक इलेक्ट्रॉन निकाल देना है तो इसमें जो एनर्जी लगेगी उसको हम बोलेंगे आयनाइजेशन एनर्जी। क्लियर है? अमाउंट ऑफ एनर्जी required to remove one electron from single isolated gaseous atom। ठीक है, तो अब बात की जा रही है आयनाइजेशन एनर्जी की। तो आयनाइजेशन एनर्जी अगर देखा जाए तो देखो, क्या याद रखना है हमको कि रेडियस जो होता है, जो भी रेडियस का ट्रेंड होता है पीरियोडिक टेबल में, उसके जस्ट अपोजिट किसका किसका ट्रेंड होता है? एक तो आयनाइजेशन एनर्जी का, दूसरा इलेक्ट्रॉन एफिनिटी या इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी जिसको बोलते हैं उसका, और तीसरा आपका आता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का। ये जैसे रेडियस का ट्रेंड होगा उसके जस्ट अपोजिट चलेंगे। अगर रेडियस बढ़ रही है तो ये कम होंगे, ये तीनों चीजें कम होंगी। अगर रेडियस कम हो रही है तो ये तीनों चीजें बढ़ेंगी, अपोजिट चलते हैं। तो ये दिमाग में बना के रखना होता है। अब जैसे मान लो लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं हम लोग इसमें, तो लेफ्ट टू राइट, लेफ्ट में मान लो फर्स्ट ग्रुप है और हम सेकेंड ग्रुप की बात कर रहे हैं, तो लेफ्ट टू राइट जब भी जाते हैं तो आयनाइजेशन एनर्जी इंक्रीज करती है। और जब टॉप टू बॉटम आते हैं हम लोग किसी भी ग्रुप में, तो क्योंकि रेडियस बढ़ता है, आर बढ़ता है, इलेक्ट्रॉन, आउटर इलेक्ट्रॉन बहुत दूर होता जाता है न्यूक्लियस से, तो आयनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज करती है। मतलब टॉप टू बॉटम आओगे तो आयनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज करेगी क्योंकि रेडियस बढ़ेगा, आउटर इलेक्ट्रॉन डिस्टेंस पे होता जाएगा धीरे धीरे। और अगर आप लेफ्ट टू राइट जाते हो तो एक ही शेल में इलेक्ट्रॉन का नंबर बढ़ता है, प्रोटॉन का नंबर इंक्रीज करता जाता है। जैसे मान लो यहाँ पे हमने बोला सोडियम की बात कर रहे हैं, यहाँ पे हम बात कर रहे हैं मैग्नीशियम की सपोज। तो सोडियम की अगर बात करो, मैग्नीशियम की बात करो, तो सोडियम में 11 प्रोटॉन होंगे और 11 इलेक्ट्रॉन होंगे। यहाँ पे अगर हम बात करें तो 12 प्रोटॉन हो जाएंगे और 12 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन को निकालना है तो यहाँ पे 12 प्रोटॉन उसको खींच रहे हैं, यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन को निकालना है तो इसको 11 प्रोटॉन खींच रहे हैं। तो यहाँ पे न्यूक्लियस का पुल ज़्यादा हो जाता है मैग्नीशियम में इन कंपैरिजन टू सोडियम। तो अगर पुल ज़्यादा हो जाएगा तो इलेक्ट्रॉन को निकालना टफ होगा। तो क्या हमें पता लगा कि लेफ्ट टू राइट अगर जा रहे हो तो फर्स्ट ग्रुप का जो आयनाइजेशन एनर्जी होगा उससे ज़्यादा आयनाइजेशन एनर्जी होगी सेकेंड ग्रुप के एलिमेंट की। ये बात सबको क्लियर है? ठीक है, तो इसका मतलब एल्कली मेटल के कंपैरिजन में तो आयनाइजेशन एनर्जी इनकी क्या है? हाई है सेकेंड ग्रुप के एलिमेंट की। उसके बाद अगर ग्रुप में अपने ग्रुप के अंदर आओ, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रॉन्शियम, बेरियम, रेडियम, अगर इन सब की बात करो टॉप टू बॉटम जाओ तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन धीरे धीरे शेल आपके ज़्यादा होते जाएंगे, तो धीरे धीरे इलेक्ट्रॉन जो आउटर होगा वो न्यूक्लियस से दूर होता जाएगा। और न्यूक्लियस से अगर उसको डिस्टेंस मिलती जाएगी तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होगा। यहाँ पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा है क्योंकि छोटा रेडियस है। यहाँ पे अगर नीचे जाओगे तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम हो जाएगा इलेक्ट्रॉन के ऊपर।
तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जैसे जैसे कम होगा, इलेक्ट्रॉन को निकालना इजी हो जाएगा। भाई किसी को अगर आप 100 न्यूटन के फोर्स से खींच रहे हो और उसको आपको वहाँ से रिलीज कराना है, और कोई ऐसा है जिसको आप 2 न्यूटन के या 50 न्यूटन के फोर्स से खींच रहे हो, तो वहाँ पे रिलीज कराना इजी होगा भाई। जहाँ पे फोर्स कम लग रहा है वहाँ पे इजी है, तो एनर्जी आपको कम देनी पड़ेगी। तो टॉप टू बॉटम अगर आएंगे तो हम क्या देखते हैं कि आयनाइजेशन एनर्जी कम होती जाएगी, आई लेस हो जाएगी। और वैसे भी मैंने आपको बताया कि रेडियस के अपोजिट चलेगा ये। टॉप टू बॉटम में रेडियस इंक्रीज करती है क्योंकि शेल बढ़ते जाते हैं, और शेल इंक्रीज करेंगे तो आपका रेडियस बढ़ेगी, रेडियस बढ़ेगा तो आई अपने आप कम होगा। क्लियर? अब देखो एक एग्जांपल लिया गया सोडियम और मैग्नीशियम का, कि सोडियम है मान लीजिए हमारे पास, और हमने इससे एक इलेक्ट्रॉन को रिमूव किया। सोडियम का कॉन्फ़िगरेशन 281 था, एक इलेक्ट्रॉन को रिमूव किया जैसे ही इसके अंदर से, तो ये Na+ बन गया। अब इसके पास 28 इलेक्ट्रॉन हो गए, है ना, 10 इलेक्ट्रॉन हो गए, तो ये नियॉन का कॉन्फ़िगरेशन बन गया क्या, नोबल गैस। और नोबल गैस का जो भी कॉन्फ़िगरेशन होता है वो स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन होता है, ठीक है। अब जब पहला इलेक्ट्रॉन निकलता है तो उसको हम लोग बोलते हैं फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी, ΔHI1 बोलते हैं, फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी। अगर इससे हमको एक और इलेक्ट्रॉन निकालना है सपोज, तो अब ये तो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन अटेन कर चुका है, इसके आउटर शेल में 8 इलेक्ट्रॉन हो चुके हैं। तो कोई भी चीज़ जो स्टेबल हो जाती है, अगर उससे इलेक्ट्रॉन आपको रिमूव करना है तो वो बड़ा टफ होता है। टफ का मतलब केमिस्ट्री में एनर्जी ज़्यादा देनी पड़ेगी। तो अगर आपको सेकेंड इलेक्ट्रॉन इससे रिमूव कराना है, मतलब अगर आप ΔHI2 की बात कर रहे हो तो ये बहुत हाई होगी। पूछा जाता है कि एल्कली मेटल के केस में सेकेंड आयनाइजेशन एनर्जी ज़्यादा क्यों होती है फर्स्ट के कंपैरिजन में। इसलिए क्योंकि आप रीज़न क्या बताओगे कि सेकेंड आयनाइजेशन एनर्जी इज हायर देन फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी। फर्स्ट आयनाइजेशन का मतलब पहला इलेक्ट्रॉन निकालो, सेकेंड आयनाइजेशन का मतलब उसके बाद दूसरा निकालो। रीज़न क्या है इसका, रीज़न ये है कि फर्स्ट जब इलेक्ट्रॉन निकलता है तो स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन मिलता है, और सेकेंड निकालना है तो स्टेबल से आपको निकालना है, तो स्टेबल से निकालने के लिए कोई भी सिस्टम स्टेबल हो गया तो एनर्जी ज़्यादा देनी पड़ेगी। तो रीज़न क्या बताएंगे आप कि सेकेंड इलेक्ट्रॉन रिमूवल is tough because stable configuration is attained. क्लियर होती है बात? अब ये तो बात थी एल्कली मेटल की। अब इसी को कंपेयर किया गया एल्कलाइन अर्थ मेटल से। अगर हम एल्कलाइन अर्थ मेटल ले लें तो ये क्या चीज़ देखने को हमको मिलेगी, जैसे सोडियम है ना, तो एक डेटा भी लिख देती हूँ, डेटा याद नहीं रखना है, बस बता रही हूँ आपको बताने के लिए। यहाँ पे जैसे ये एनर्जी 496 थी, अब ये जो सेकेंड वाली एनर्जी है ना ये 4562 है। इसका मतलब आप देखो अगर ध्यान से, तो यहाँ पे 496 किलो जूल एनर्जी देनी पड़ रही है, बट सेकेंड इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए सीधे अगर आप देखो तो 10 टाइम्स अप्रॉक्स हो गया, अप्रॉक्स 10 टाइम्स या 9 टाइम्स कह सकते हो। देख रहे हो इतनी ज़्यादा एनर्जी। यहाँ पे 496 है मतलब 500 है अप्रॉक्स, और यहाँ पे आपका 4562 है, इसका मतलब आपका लगभग 5000 के अप्रॉक्स हो गया, तो बहुत ज़्यादा है, ठीक है। अब मैग्नीशियम के केस में देखते हैं ये एनर्जी किस तरीके की हमें दिखाई देती है। अगर हमारे पास मैग्नीशियम है 282, तो पहला इलेक्ट्रॉन अगर हम रिमूव करते हैं
फर्स्ट इलेक्ट्रॉन इससे हम रिमूव करते हैं तो ये बनता है Mg+ और यहाँ पे बनता है 281। फिर उसके बाद अगर हम सेकेंड इलेक्ट्रॉन यहाँ से रिमूव करते हैं तो इस एनर्जी को हम ΔHi2 ये बोलते हैं। और यहाँ पे हम देखते हैं कि अब ये बनता है Mg+2। अब यहाँ पे बन जाता है 28। अब ये नोबल कॉन्फ़िगरेशन मिलता है स्टेबल। अभी ये स्टेबल नहीं था, लेकिन सोडियम के केस में पहले ही बार में आपको स्टेबल मिल गया। तो यहाँ पे फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी जो थी, और इसी तरीके से मैग्नीशियम में अगर ये डेटा देखें तो मैग्नीशियम में ये डेटा हमको दिखाई देता है कैसा। यहाँ पे 737 है और यहाँ पे आता है ये वैल्यू 1450। मैग्नीशियम के केस में ज़्यादा होता है 737 और 1450। 737 छोटा है, 1450 बड़ा है। लेकिन अगर देखो तो यहाँ पे जो कंपैरिजन था वो 500 से आपका 4500 सीधे पहुँच गया था 500 से। और यहाँ पे अगर हम देखें तो 737 से 1450 मतलब जस्ट डबल ही हुआ है। वहाँ पे बहुत ज़्यादा हो गया था और यहाँ पे क्या हुआ है, जस्ट डबल हुआ है। देख पा रहे हैं ये डिफरेंस? देख पा रहे हैं क्या सब लोग? तो इसका मतलब जो एल्कली मेटल था वहां पे सेकेंड इलेक्ट्रॉन निकालना बहुत ज़्यादा टफ था इन कंपैरिजन टू एल्कलाइन अर्थ मेटल। यहाँ पे निकालना टफ है ज़रूर क्योंकि एनर्जी ज़्यादा लग रही है, लेकिन उतना टफ नहीं है जितना कि उसमें था। क्लियर है बात? ठीक है। अच्छा, ये बात तो समझ आती है ना सबको कि पहली वाली एनर्जी ये कम होती है पहले इलेक्ट्रॉन को निकालने में, दूसरे को निकालने में एनर्जी ज़्यादा लगती है। क्यों? इसका रीज़न पता है ना सबको? नहीं पता है तो मैं बताऊं? नहीं नहीं, फर्स्ट इलेक्ट्रॉन जब निकालते हो ना तो यहाँ पे देखो पॉजिटिव चार्ज वाली स्पीसीज बन जाती है। ठीक है। और कोई भी चीज जो पॉजिटिव है उससे आप इलेक्ट्रॉन निकालोगे तो वो तो इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करेगी ना। पॉजिटिव चार्ज तो इलेक्ट्रॉन नेगेटिव होता है, तो वो तो इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करेगी, तो वो नहीं चाहेगी कि इलेक्ट्रॉन निकले। तो इसलिए ये वैल्यू तो कम होती है, लेकिन सेकेंड जब इलेक्ट्रॉन निकालते हैं तो ये वैल्यू ज़्यादा होती है। अब कितनी ज़्यादा होगी वो एक अलग बात है। जैसे यहाँ पे 737 से डबल हुआ और यहाँ पे अगर देखो तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा हो गया, 500 से आपका 4562 हो गया। ठीक है। होगी तो ज़्यादा सेकेंड वाली, लेकिन कितनी ज़्यादा होगी वो अलग अलग ग्रुप में अलग अलग होता है। फर्स्ट ग्रुप में वो बहुत ज़्यादा थी, सेकेंड ग्रुप में इतना ज़्यादा नहीं थी। क्लियर? अब यहाँ पे अगर देखो तो ये स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन मिल गया है। अब यहाँ से अगर आप इलेक्ट्रॉन और निकालना चाहो, मतलब जब थर्ड इलेक्ट्रॉन आप निकालना चाहोगे तो ये बहुत ज़्यादा एनर्जी यहाँ पे लगेगी, तो ये बहुत हाई होगा। मतलब इससे भी बहुत ज़्यादा हाई हो जाएगा। क्यों? क्योंकि अब ये स्टेबल बन चुका है। ठीक है। तो फर्स्ट आईई से हमेशा सेकेंड आईई ज़्यादा ही होता है। इसका रीज़न क्या है? बिकॉज आफ्टर रिमूवल ऑफ वन इलेक्ट्रॉन positive cation is formed which attract इलेक्ट्रॉन। वो इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करता है ना, तो बाहर नहीं जाने देना चाहता। ठीक है। अब अगर हम लोग बात करें कि फर्स्ट से सेकंड का, तो हमने कंपैरिजन कर लिया कि फर्स्ट वालों का
जो आपका आई होगा वो कम होगा, सेकेंड वालों का आई जो होगा आयनाइजेशन एनर्जी वो आपका ज़्यादा हो जाएगा। क्यों? क्योंकि हम लेफ़्ट टू राइट जा रहे हैं। लेकिन अगर टॉप टू बॉटम आओगे तो टॉप टू बॉटम में आई आपका क्या होगा? डाउन हो जाएगा। रीज़न क्या है? रेडियस जो होगी वो क्या होगी? इंक्रीज करेगी। ठीक है। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट बात करते हैं हाइड्रेशन एंथैल्पी की। अब हाइड्रेशन क्या है? क्या होता है हाइड्रेशन? जल्दी से बताइए। फर्स्ट ग्रुप में भी डिस्कस किया था हाइड्रेशन क्या होता है। हाइड्रोजन के साथ नहीं, नहीं, वो हाइड्रोजनेशन होता है। एनर्जी जो रिलीज होगी जब आप किसी सब्सटेंस को वाटर में डिसॉल्व करते हो, हाइड्रोजन नहीं। हाइड्रेशन का मतलब वाटर की बात हो रही है। ठीक है। ठीक है। तो हाइड्रेशन एंथैल्पी की अगर बात की जाए तो हाइड्रेशन एंथैल्पी अगर हम देखें तो बेरिलियम का साइज सबसे छोटा होता है, उसके बाद मैग्नीशियम+2, फिर कैल्शियम+2, फिर स्ट्रॉन्शियम+2, फिर बेरियम+2। अगर इनके साइज हम देखें तो सबसे छोटा बेरिलियम होता है। अगर इनका रेडियस देखा जाए तो सबसे छोटा बेरिलियम का रेडियस होता है। कोई भी वो आयन जिसका रेडियस सबसे कम होगा उसका हाइड्रेशन बहुत ज़्यादा होगा, मतलब उसको वाटर मॉलिक्यूल चारों तरफ से बहुत ज़्यादा उससे अटैच होंगे। तो साइज अगर छोटा है तो हाइड्रेशन क्या होगा? ज़्यादा होगा। और अगर हाइड्रेशन ज़्यादा है, मतलब जैसे B+2 है सपोज, तो इस ये प्लस है तो इसके पास कौन आएगा? निगेटिव पार्ट आएगा वाटर का। वाटर में निगेटिव पार्ट कौन होता है? ये O के ऊपर निगेटिव चार्ज होता है, H पे पॉजिटिव, यहाँ पे H पे भी पॉजिटिव। तो O इसको सराउंड करेगा चारों तरफ से। और क्योंकि साइज बहुत छोटा है तो हाइड्रेशन बहुत ज़्यादा होगा। हाइड्रेशन ज़्यादा होगा तो हाइड्रेशन एनर्जी भी ज़्यादा होगा। याद रखेंगे ये एक लाइन। स्मॉल साइज हाइड्रेशन मोर, हाइड्रेशन एनर्जी इज मोर। और अगर आपका साइज बढ़ता जाएगा, जैसा कि यहाँ पे हम देख रहे हैं, यहाँ से यहाँ जब जाते हैं तो साइज इंक्रीज कर रहा है, तो हाइड्रेशन एनर्जी क्या होगी? डिक्रीज करेगी। हाइड्रेशन एनर्जी का ऑर्डर क्या होगा? B+2 की हाइड्रेशन एनर्जी सबसे ज़्यादा। क्यों? क्योंकि इसका साइज सबसे छोटा है। Mg+2 उससे कम, फिर Ca+2 उससे भी कम, फिर Sr+2 उससे भी कम, Ba+2 सबसे कम। क्लियर है बात? साइज बढ़ता जाता है तो वाटर मॉलिक्यूल जो होते हैं वो उतना अच्छे तरीके से, उतना ज़्यादा उसको हाइड्रेट नहीं कर पाते, उतना ज़्यादा अटैच नहीं कर पाते। और अगर हम बात करें एल्कली अर्थ मेटल के कंपैरिजन में, तो एल्कली अर्थ मेटल के कंपैरिजन में भी इनका साइज कम है, छोटा साइज है इनका। एल्कली मेटल के कंपैरिजन में तो साइज अगर छोटा है तो हाइड्रेशन ज़्यादा होगा। तो फर्स्ट ग्रुप से अगर कंपेयर करो, देखो इसकी सारी प्रॉपर्टीज हम लोग फर्स्ट ग्रुप के कंपैरिजन में भी पढ़ रहे हैं। ग्रुप के अंदर क्या हो रहा है वो पढ़ रहे हैं, फिर उसके बाद फर्स्ट ग्रुप के कंपैरिजन में भी पढ़ रहे हैं। तो फर्स्ट ग्रुप से अगर कंपेयर करोगे तो हाइड्रेशन एंथैल्पी ज़्यादा, बिकॉज स्मॉलर साइज। फर्स्ट ग्रुप के कंपैरिजन में साइज छोटा। क्लियर है बात? इसके बाद अगर बात की जाए नेक्स्ट पॉइंट की, तो नेक्स्ट पॉइंट हम लोग बात करते हैं कि ये डाई पॉजिटिव आयन बनाते हैं। इनमें क्या टेंडेंसी होती है?
टेंडेंसी टू फॉर्म डाई पॉजिटिव आयन। डाई पॉजिटिव का मतलब है, क्या मतलब है डाई पॉजिटिव का? 2 इलेक्ट्रॉन्स को रिमूव करके +2 वाले, हाँ +2 वाले आयन्स बनाने की इनमें टेंडेंसी होती है। अब +2 वाले आयन +1 क्यों नहीं बनाते, +2 क्यों बनाते हैं? क्या रीज़न है इसका? क्योंकि स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन +2 बनाने पे इनको मिलता है। जैसे मान लो कि हम बात करें Mg है, तो Mg के पास इलेक्ट्रॉन 282 है। अगर एक इलेक्ट्रॉन रिमूव करेगा तो Mg+ बनेगा ना, तो ये होगा मोनो पॉजिटिव आयन। मोनो का मतलब 1, पॉजिटिव का मतलब इतना चार्ज है +1। अब यहाँ पे बना 281, तो ये तो स्टेबल है नहीं, लेकिन जैसे ही इससे एक इलेक्ट्रॉन और रिमूव करोगे, ये वाले को भी उड़ा दिया आपने, तो ये Mg+2 बन जाएगा 28। अब ये स्टेबल बन जाएगा। तो कोई भी चीज़ अगर अपने अंदर, कोई भी एलिमेंट, कोई भी एटम अगर अपने अंदर कोई चेंज लाता है, तो वो केवल इसलिए लाता है क्योंकि वो स्टेबिलिटी को गेन करना चाहता है। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो सेकेंड ग्रुप के जितने भी एलिमेंट हैं, सबके लास्ट में 2 इलेक्ट्रॉन है। इसलिए वो क्या चाहते हैं कि उन दोनों इलेक्ट्रॉन को वो रिलीज कर दें, रिमूव कर दें अपने अंदर से, और उनके लास्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन आ जाए, जिससे उनका ऑक्टेट कंप्लीट हो जाए। तो इसके लिए अगर आप 2 इलेक्ट्रॉन रिमूव करोगे तो ऑब्वियस सी बात है आपके ऊपर 2 पॉजिटिव चार्ज आएगा। तो ये बनाते हैं Be+2, Mg+2, Ca+2, इस तरीके के आयंस ये प्रोड्यूस करते हैं। लेकिन अगर बात की जाए कि भाई क्या टेंडेंसी क्या है, तो Ba हो गया, Sr हो गया, Ca हो गया, इन सब में तो टेंडेंसी होती है आयंस बनाने की, तो ये आयनिक कंपाउंड बनाते हैं। लेकिन अगर Be की बात की जाए और मैग्नीशियम की बात की जाए, तो इनमें इनका थोड़ा सा एनॉमलस बिहेवियर होता है। एनॉमलस का मतलब डिफरेंट, थोड़ा सा एनॉमलस बिहेवियर होता है इनमें। तो इनमें कोवेलेंट बॉन्डिंग देखने को मिलती है, कोवेलेंट कंपाउंड भी देखने को मिलते हैं। बेरिलियम और मैग्नीशियम के कंपाउंड कोवेलेंट भी दिखते हैं। क्लियर है बात? अब अगर बात की जाए कि ये जो आपके डाईवैलेंट आयन है, जैसे Mg+2 हो गया, Ca+2 हो गया, ये सब जो होते हैं डाईवैलेंट आयन, ये सॉलिड फॉर्म में भी एग्जिस्ट करता है। मतलब कंपाउंड सॉलिड स्टेट में एग्जिस्ट करते हैं। ऐसा क्यों होता है? देखो, अगर Mg को देखो तो Mg+2 है, साइज छोटा होता है। और अगर चार्ज को देखो तो चार्ज +2 चार्ज बहुत हाई चार्ज बोला जाता है। साइज स्मॉलर है, बहुत छोटा साइज है, और चार्ज बहुत हाई है। तो ऐसा केस जब कहीं पे भी आता है कि साइज छोटा और उसके ऊपर चार्ज बहुत ज़्यादा हो, तो वहाँ पे जो क्रिस्टल बनता है, जो कंपाउंड बनते हैं आयनिक वाले, उनका जो क्रिस्टल होता है वो बहुत मजबूत बनता है, स्ट्रांग बनता है, क्योंकि यहाँ पे आयनिक बॉन्ड बहुत अच्छे बन जाते हैं। चार्ज बहुत हाई है, +2 चार्ज बहुत हाई बोला जाता है, तो यहाँ पे आयनिक बॉन्ड बहुत अच्छे बन जाते हैं। और आयनिक बॉन्ड अगर अच्छे बनेंगे तो क्रिस्टल जो होगा वो बहुत मजबूत होगा, और हम बोलेंगे कि यहाँ पे पैकिंग बहुत अच्छी होगी, पैकिंग ऑफ क्रिस्टल बहुत अच्छा है, मतलब स्ट्रॉन्ग क्रिस्टल बनेगा। और कहीं पे भी आयनिक बॉन्ड बहुत अच्छा हो, स्ट्रॉन्ग क्रिस्टल बन रहे हो, तो जैसे ही क्रिस्टल की बात होती है आपके दिमाग में एक पॉइंट आना चाहिए, लैटिस एंथैल्पी पूछी जाती है इससे रिलेटेड। तो क्रिस्टल अगर बहुत स्ट्रॉन्ग है, उसके बॉन्ड बहुत स्ट्रॉन्ग है, तो याद रखेंगे हमेशा कि लैटिस एंथैल्पी हाई होगी।
क्रिस्टल मजबूत, इसका मतलब उसको तोड़ने के लिए एनर्जी ज़्यादा देनी पड़ेगी, तो लैटिस एंथैल्पी भी इनकी अच्छी खासी हाई होती है। ठीक है। और ये प्रेफर क्या करते हैं, प्रेफर टू फॉर्म M+2 ion rather than M+1 ion। क्यों, किसका चक्कर है, स्टेबिलिटी का। जब 2 इलेक्ट्रॉन निकालता है तो स्टेबिलिटी ज़्यादा होती है, और जब 1 इलेक्ट्रॉन निकालता है तो स्टेबिलिटी कम होती है। क्लियर होती है सबको बात। सारांश के पेपर में कोई क्वेश्चन है, बताते हैं आपको इसका। देखो, एक तो इन्होंने वही मोबिलिटी का क्वेश्चन डाल दिया, अरेंज एल्कली मेटल आयन इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ आयनिक मोबिलिटी इन एक्वस सोल्यूशन। एक्वस सोल्यूशन में आयन की आयनिक मोबिलिटी, तो आपको बताया था ना कि जो छोटा आयन होगा उसका हाइड्रेशन बहुत ज़्यादा हो जाएगा, और हाइड्रेशन ज़्यादा हो गया इसका मतलब हाइड्रेटेड आयन वो बड़ा सा बन जाएगा, तो उसकी मोबिलिटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। भाई जिसको आप वाटर में डालो जिस आयन को, और वो ज़्यादा हाइड्रेट हो जाए, मतलब उसके चारों तरफ वाटर मॉलिक्यूल बहुत ज़्यादा अगर अटैच हो जाते हैं तो वो बल्की हो जाता है, भारी हो जाता है। तो छोटा वाला ज़्यादा बल्की हो जाएगा और बड़ा वाला कम बल्की होगा। तो अगर हम देखें तो लिथियम सबसे छोटा है उसमें, तो लिथियम का हाइड्रेशन सबसे ज़्यादा, मतलब उसको वाटर मॉलिक्यूल बहुत ज़्यादा चारों तरफ से अटैच करेंगे, वाटर मॉलिक्यूल बहुत अटैच होंगे, तो उसका साइज बड़ा हो जाएगा, तो उसकी आयनिक मोबिलिटी डाउन हो जाएगी। उसके कंपैरिजन में अगर हम लास्ट में जाएं तो उसमें कौन कौन से होते हैं, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम। सीजियम पे अगर हम जाते हैं तो सीजियम का साइज बहुत बड़ा होता है, तो उसको वाटर मॉलिक्यूल उतना ज़्यादा अटैच नहीं हो पाते, हाइड्रेशन उतना नहीं कर पाते, उसकी रेडियस छोटी रह जाती है, तो उसकी मोबिलिटी ज़्यादा होगी। तो अगर हम देखें तो Li+ से Cs+ तक मोबिलिटी इंक्रीज करेगी। क्लियर होती है बात। उसके बाद एक और क्वेश्चन इन्होंने दिया है कि वाई अल्कली मेटल्स आर गुड रिड्यूसिंग एजेंट, क्योंकि इनका बहुत ज़्यादा नेगेटिव इलेक्ट्रोड रिडक्शन पोटेंशियल होता है, एक रीज़न ये है, और साइज बहुत बड़ा होता है इसलिए भी, क्योंकि इनमें पॉजिटिव आयन बनाने की टेंडेंसी बहुत ज़्यादा है, तो इसकी वजह से। दूसरा इन्होंने एक क्वेश्चन दिया है, वाई डू एल्कली मेटल्स गिव ब्लू कलर विद अमोनिया। अमोनिया के साथ ब्लू कलर क्यों देते हैं, तो आप क्या बताओगे कि अमोनिया सॉल्यूशन में, ये इन्होंने दिया है, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन है, बट इसको कितने पार्ट में ब्रेक किया इन्होंने, पता नहीं कितने नंबर का है, सी सेक्शन कितने नंबर का था। अच्छा, हाँ, तो इसको, इसका रीज़न आप क्या बताओगे। क्वेश्चन बोल रहे हैं ब्लू कलर क्यों देता है, तो अमोनिया सॉल्यूशन में मैंने आपको बताया था कि अमोनिया के एक्वस सॉल्यूशन में जब हम इसको डिजॉल्व करते हैं तो ये एक अमोनिएटेड इलेक्ट्रॉन बनाता है, अमोनिया के साथ अटैच फ्री इलेक्ट्रॉन बनते हैं, और उन फ्री इलेक्ट्रॉन्स की वजह से ही जो कलर आता है सॉल्यूशन का वो ब्लू आता है। उसके बाद एक और क्वेश्चन इन्होंने दिया हुआ है, विच एल्कली मेटल फॉर्म्स कोवेलेंट कंपाउंड एंड वाई। तो कौन सा एल्कली मेटल, आपको पता है कि फर्स्ट जो होता है लिथियम, जैसे यहाँ पे बेरिलियम और मैग्नीशियम बनाते हैं, हाँ वैसे ही वहाँ पे लिथियम बनाता है। फिर उसके बाद इन्होंने नेक्स्ट क्वेश्चन दिया, व्हाई डज लिथियम रिजेंबल्स विद मैग्नीशियम। क्यों रिजेंबलेंस है, क्योंकि इनका चार्ज और रेडियस रेशियो सेम होता है, इसकी वजह से इनके प्रॉपर्टीज सेम होती हैं, और इसी को हम लोग बोलते हैं डायगोनल रिलेशनशिप। क्लियर है। तो
तो ऐसे ही क्वेश्चन आपके में आने वाले हैं। कुछ रिएक्शंस दिए हैं, जैसे Na2O है, वाटर से रिएक्ट करता है तो NaOH बनाएगा। Na2CO3 HCl से कर रहा है तो CO2 रिलीज करेगा। कल हम लोगों ने बात करी थी वॉशिंग सोडा की, तो ये रिएक्शन पड़ा था। Na2CO3 HCl से रिएक्ट कर रहा है। कोई भी कार्बोनेट किसी भी एसिड से रिएक्ट करेगा, CO2 तो एक प्रोडक्ट होना ही है, वाटर एक प्रोडक्ट होना ही है, और एक सॉल्ट बना दो। जो भी आपका एसिड है उससे एक सॉल्ट बना दो। जैसे इस रिएक्शन में Na2CO3 है और HCl से रिएक्ट कराया जा रहा है तो CO3 चला जाएगा CO2 में, H जो होगा वो H2O बनाएगा, और Na और जो Cl होंगे वो सॉल्ट बनाएंगे। जैसे HCl की जगह पे अगर हम इस क्वेश्चन में H2SO4 ले लेते तो सोडियम और SO4 का सॉल्ट बना देते Na2SO4। CO2 तो निकलनी ही थी, पक्की बात है, और आपका H2O तो निकलना ही है। फिर लास्ट में दे रहे हैं लिथियम का रिएक्शन N2 से, इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। लिथियम एयर से रिएक्ट करता है तो ऑक्सीजन से भी करता है और एयर की नाइट्रोजन से भी करता है। नाइट्रोजन से रिएक्ट करके नाइट्राइड बनाता है Li3N। सबको बात समझ आ गई क्या? ये पेपर आप लोग सॉल्व करना, ठीक ठाक से लेवल का पेपर है। अगर आपको कोई क्वेश्चन नहीं आता तो मेरे से आप पूछ लो, ठीक है। एक क्वेश्चन दिया है, व्हाट हैपेंस टू हाइड्रेशन एंथैल्पी ऑफ बाइवेलेंट कैटायन ऑफ ग्रुप 2। ग्रुप 2 के हाइड्रेशन एंथैल्पी के बारे में पूछ रहे हैं, अभी बताया है आपको। उसके बाद दे रहे हैं, क्वेश्चन दिया है इन्होंने, अराउंड विच टाइप ऑफ बॉन्ड फ्री रोटेशन इज पॉसिबल। आपको जब कन्फर्मेशनल आइसोमेरिज्म मैंने पढ़ाया था तो सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड जो होता है वहां पे फ्री रोटेशन नहीं हो पाता है, क्योंकि ऊपर और नीचे दोनों तरफ पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड होता है। डबल बॉन्ड का मतलब पाई इलेक्ट्रॉन, पाई बॉन्ड भी है वहां पे, सिग्मा भी है और पाई भी है। लेकिन अगर केवल सिग्मा बॉन्ड है तो सिग्मा बॉन्ड एक ही तरफ से अटैच होता है, इसलिए वहां पे फ्री रोटेशन होता है। तो यहाँ पे इन्होंने कन्फर्मेशनल आइसोमेरिज्म तो नहीं पूछा, लेकिन उसका एक छोटा सा पार्ट जो उसकी कंडीशन है वो पूछ ली। कन्फर्मेशनल आइसोमेरिज्म वहीं पे प्रेजेंट होता है जहाँ पे सिग्मा बॉन्ड की बात की जाती है, तो इन्होंने पूछ लिया वही कंडीशन, फ्री रोटेशन कहाँ पे पॉसिबल है। बड़ी कोई बात नहीं पूछी है, लेकिन इसमें भी बच्चे अटक ही जाते हैं, कोई मतलब ऐसा वो नहीं है कि नहीं अटकते। फिर एक क्वेश्चन आपका इक्विलिब्रियम वाले चैप्टर से इन्होंने दे दिया, अच्छा खासा केस बेस्ड क्वेश्चन है, पैसेज दिया हुआ है। फिर उसके बाद कुछ रिएक्शंस दिए हैं, जिसमें कि एक रिएक्शन सबसे पहला फ्रेडल क्राफ्ट है। एक पहला क्वेश्चन दिया हुआ है ओजोनोलिसिस से रिलेटेड है, एल्कीन का स्ट्रक्चर बताना है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपको करा रखी है मैंने। बेंजीन का क्लोरीन से सनलाइट की प्रेजेंस में रिएक्शन हो रहा है, तो सनलाइट की प्रेजेंस में जब रिएक्शन होता है तो सारे के सारे H हट जाएंगे और वहां पे जाकर के Cl अटैच हो जाता है, ठीक है। ABC का भी एक क्वेश्चन है, तो करके देखिए और पूछिए जिसको भी नहीं आता। नेक्स्ट टर्न पे मैं पूछूंगी कि आपने इसको सॉल्व किया कि नहीं किया। समझ आई सबको बात? ग्रुप पे पेपर मैंने डाल दिया, ठीक ठाक सा पेपर है, देखिए। इसके बाद हमने बात करी, किसकी बात की? हमने बात की डाई पॉजिटिव आयन की बात कर ली। इसके बाद हम लोग बात करते हैं इलेक्ट्रो पॉजिटिव या मेटेलिक कैरेक्टर की बात कर लेते हैं। तो आपको पता ही है कि पॉजिटिव अगर कोई चीज़ आयन बना रही है बड़ी इजीली, तो इसका मतलब उसमें पॉजिटिव कैरेक्टर तो है ही, इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर होता है। इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर या मेटेलिक कैरेक्टर का मतलब यही तो है। मेटल का मतलब क्या होता है? मेटल वो चीज़ है जो अपने अंदर से इलेक्ट्रॉन निकाल सकती है, मेटल का पॉजिटिव आयन बना सकती है, यही चीज़ मेटेलिक कैरेक्टर है। तो टॉप टू बॉटम अगर आओगे आप तो क्या होगा? टॉप टू बॉटम में आपके शेल्स बढ़ेंगे, और शेल्स अगर बढ़ेंगे तो इलेक्ट्रॉन को निकालना इजी हो जाएगा। हाँ, इलेक्ट्रॉन रिमूवल इजी होगा।
इलेक्ट्रॉन रिमूवल इजी है तो मेटेलिक कैरेक्टर इंक्रीज करेगा। भाई मेटल वो है जो इलेक्ट्रॉन को निकाले, इलेक्ट्रॉन निकालना इजी हो गया तो मेटेलिक कैरेक्टर इंक्रीज करेगा। इलेक्ट्रॉन निकालना अगर कहीं पे टफ हो जाए तो मेटेलिक कैरेक्टर डिक्रीज करता है। अगर फर्स्ट ग्रुप से कंपैरिजन करोगे तो लेफ्ट टू राइट जब भी जाते हो तो मेटेलिक कैरेक्टर कम होता है। टॉप टू बॉटम में इंक्रीज करता है मेटेलिक कैरेक्टर, लेफ्ट टू राइट में नॉन मेटेलिक कैरेक्टर इंक्रीज करता है। मेटेलिक डिक्रीजेस। तो अगर लेफ्ट टू राइट में मेटेलिक डिक्रीज कर रहा है तो फर्स्ट और सेकंड को अगर कंपेयर करो तो हम सेकंड की बात कर रहे हैं। डिक्रीज करेगा इसका मतलब इसका कम होगा, इसका ज्यादा होगा। ठीक है, तो मेटेलिक कैरेक्टर अच्छा खासा होता है इसमें पीरियोडिक टेबल में, लेकिन फर्स्ट के कंपैरिजन में कम है। ठीक, उसके बाद अगर बात करें मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट की, तो मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट होंगे तो हाई, क्योंकि साइज छोटा है। सॉरी, साइज नहीं, डाई पॉजिटिव आयन बना रहे हैं, और डाई पॉजिटिव आयन अगर बनाते हैं क्रिस्टल वगैरह, क्या होगा, आपका चार्ज बहुत ज़्यादा है तो डाई पॉजिटिव आयन बनाएगा। चार्ज वगैरह ज़्यादा है, इसकी वजह से मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट हाई होते हैं, अच्छे खासे होते हैं। लेकिन टॉप टू बॉटम अगर आते हैं तो कोई रेगुलर ट्रेंड देखने को नहीं मिलता। रेगुलर ट्रेंड का मतलब ऐसा नहीं कह सकते कि इंक्रीजिंग है डिक्रीजिंग है, कहीं पे आपका कम होता है, कहीं पे आपका ज़्यादा होता है। तो ऐसा कोई रेगुलर ट्रेंड हमको देखने को नहीं मिलता। क्लियर? बस इतना याद रखना है कि मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट आपका अगर देखा जाए तो ये फर्स्ट वाले के कंपैरिजन में ज़्यादा होगा। इसके बाद बात आती है नेचर ऑफ बॉन्ड की। बता चुके हैं आपको कैसा बॉन्ड बनाएगा। आयनिक बनाएंगे बॉन्ड, लेकिन आयनिक बॉन्ड बनाने की ज़्यादा टेंडेंसी बेरियम में होगी, रेडियम तो रेडियोएक्टिव है, कैल्शियम में होगी। इन सब में आयनिक बॉन्ड बनाने की टेंडेंसी होगी, Sr+2 में होगी। कोवेलेंट बॉन्ड बनाने की टेंडेंसी 2 में होगी, एक होगा आपका Mg और दूसरा होगा आपका Pe। ये जो शुरू के दो हैं ये कोवेलेंट भी बनाएंगे क्योंकि इनका साइज छोटा है, इसकी वजह से। उसके बाद बात करो फ्लेम कलरेशन। इसमें 2-3 पॉइंट बहुत अच्छे तरीके से याद रखने। एक तो जो ये बेरियम है इसका कलर्स रिलेटेड क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है, इम्पॉर्टेंट है। आपके बोर्ड एग्जाम में भी पूछते हैं और वैसे भी पूछते हैं, क्वेश्चन बना देते हैं इससे अक्सर करके। तो फ्लेम कलरेशन में ये भी फ्लेम बुनसन बर्नर में अगर आप बर्न करते हो तो फ्लेम कलर ये देते हैं, लेकिन एक पॉइंट सीधे सीधे याद रखना है कि बेरिलियम और मैग्नीशियम कलर नहीं देंगे। अब इसका पूछा जाता है कि रीज़न क्या है कि बेरिलियम और मैग्नीशियम आपके कलर नहीं देते हैं। देखो रीज़न ये है कि साइज होता है छोटा, और अगर साइज छोटा होगा तो जो आउटर इलेक्ट्रॉन होते हैं वो बहुत ही स्ट्रांगली अटैच होते हैं, स्ट्रांगली अटैच्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं। और आपको मैंने क्या बताया था, सब लोग को वॉइस क्लियर है, सुन पा रहे हैं सब लोग? आपको मैंने बताया क्या था, फ्लेम में कलर आता कैसे। आप बुनसन बर्नर में किसी मेटल को आप बर्न कर रहे हो, जला रहे हो, तो होता क्या है कि मेटल में एटम है, एटम के इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, इस एनर्जी को एब्जॉर्ब करते हैं, और जब एनर्जी को एब्जॉर्ब करते हैं तो एक शेल से हायर शेल में चले जाते हैं।
और हायर शेल से फिर से लोअर में आना चाहते हैं स्टेबल होने के लिए। एक बार तो एनर्जी लेकर के हाई में जाते हैं, फिर लो में जब आना चाहते हैं तो एनर्जी को एमिट करते हैं। और अगर वो विजिबल रेंज में होती है, विजिबल स्पेक्ट्रम के रेंज में होती है, तो हमें दिखाई देती है। ठीक है, तो उसी को हम बोलते हैं फ्लेम कलरेशन। अलग अलग जो मेटल होगा वो अलग अलग कलर देता है। क्यों? क्योंकि कोई जो एनर्जी रिलीज करेगा और कोई जो एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा, सारे एलिमेंट अलग अलग एनर्जी, अलग अलग अमाउंट रिलीज और एब्जॉर्ब करते हैं। लेकिन बात क्या हुई कि बेरिलियम और मैग्नीशियम ने कलर नहीं दिया, बाकी सब ने कलर दिया। रीज़न ये है कि इनका साइज बहुत छोटा है, इसकी वजह से जो इलेक्ट्रॉन है वो बहुत स्ट्रांगली अटैच है। तो बुनसन बर्नर जितनी हीट देता है, जितनी एनर्जी देता है, उस एनर्जी से इनके इलेक्ट्रॉन को हिला नहीं पाता वो, मतलब वो एनर्जी बहुत कम होती है। बेरिलियम मैग्नीशियम में अट्रैक्टिव फोर्स ज़्यादा होता है, उसके कंपैरिजन में बुनसन बर्नर की जो फ्लेम होती है उसकी एनर्जी बहुत कम होती है, तो वो चेंज उसको नहीं कर पाता है। क्लियर है बात? तो रीज़न क्या आप बताएंगे? रीज़न कि स्मॉल साइज, स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा इलेक्ट्रॉन पे, और अगर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा है तो वो जो बुनसन बर्नर का फ्लेम है उसका एनर्जी बहुत कम होता है, और इससे इनके इलेक्ट्रॉन एक्साइट नहीं हो पाते। एक्साइट होकर के लोअर टू हायर नहीं जाते। अब लोअर टू हायर जाएंगे नहीं तो हायर टू लोअर कैसे आएंगे, और आएंगे नहीं तो एमिट नहीं करेंगे, एमिट नहीं करेंगे तो कलर नहीं होगा। बाकी सब देते हैं, तो इनके कलर हमको याद रखने हैं, कौन कौन सा क्या क्या कलर देता है। कैल्शियम याद रखना है, स्ट्रॉन्शियम याद रखना है, बेरियम याद रखना है, रेडियम याद रखना है। सबसे ज़्यादा जो पूछा जाता है इम्पॉर्टेंट है बेरियम का। बेरियम का जो कलर होता है वो एप्पल ग्रीन होता है। ग्रीन कलर के एप्पल देखे आते हैं ना मार्केट में, उनका कलर देखा हुआ आपने? ये जो होता है ब्रिक रेड होता है, जैसे आपने ईंट होती है ना उसका जो कलर होता है। स्ट्रॉन्शियम का एक अलग तरीके का रेड होता है, क्रिम्सन रेड बोलते हैं उसको। आपने वो देखा है? देखा ही होगा, ब्लड देखा है? ब्लड ब्लड कैसा रेड कलर होता है ना? सभी ने देखा होगा कभी न कभी, कोई कटी लग जाता है तो देख ही लेते हैं। तो इस तरीके का कलर होता है। ब्रिक रेड, ब्रिक सबने देखी। एप्पल ग्रीन, ग्रीन वाला अगर एप्पल देखा हो मार्केट में कभी या घर में तो आपको पता है। ये बड़ा पूछते हैं। बेरियम का कोई कंपाउंड दे देंगे, बोलेंगे बुनसन बर्नर फ्लेम में जला रहे हैं, ऐसा ऐसा कलर है, कौन सा कंपाउंड है। ठीक, अब बात की जाए रिएक्टिविटी, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल और कंपाउंड की बात करनी है हमें, तो ये हम लोग अब बात करेंगे नेक्स्ट टाइम। आज अपनी डेट कितनी हो रही है जल्दी से बताइए जरा। 23 हो रही है ना? तो कल डे है अपना। अब आपकी बात हुई थी हम लोग लगातार क्लास करेंगे ना, कल मुझे कुछ काम पड़ गया था तो मैंने आपकी क्लास कैंसिल कर दी थी। कल आपकी क्लास होगी है ना, और फिर आपका फ्राइडे का गैप कर देंगे, फिर सैटरडे को ले लेंगे। ठीक है, फिर संडे का गैप हो जाएगा। ओके है? ठीक है, जल्दी से जल्दी इस ब्लॉक को ख़त्म करके फिर आपका पी स्टार्ट करना है, जिससे आपके एग्ज़ाम के पहले आपकी प्रिपरेशन हो जाए, तैयार करना। जितनी चीज़ें हो चुकी है उनको धीरे धीरे आप तैयार करना शुरू करें। चलिए आज की क्लास करते हैं हम लोग ऑफ। बाय बाय बच्चा।